नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर तिवारी। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो इसके लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग आवेश की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी लगभग, या मान चलिए पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। आज हम कूलॉम का नियम पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कूलॉम्स का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम क्या होता है? तो ये जो हमारे कूलॉम भैया थे, ये थोड़े नकलची किस्म के थे, ध्यान देना। ये थोड़ा गेस किए, सोचे कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या बताया कि दो द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अर्थात दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है, उन द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सेम वैसे दो आवेश भी एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। द्रव्यमान एक प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, बस फर्क इतने हैं। तो जैसे तो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल लग रहा है, वैसे दो आवेशों के बीच आकर्षण बल क्यों नहीं लग सकता? एक गेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर दो द्रव्यमान के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, वैसे ही तो आवेश के बीच भी जो आकर्षण बल लग सकता है। तो इन्होंने किया क्या कि जो न्यूटन का नियम था, अर्थात न्यूटन भैया का जो नियम था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या बताया कि अगर दो द्रव्यमान हमारे पास हैं, एक m1 है, दूसरा क्या है? m2 है, उन्हें कुछ दूरी पर, सपोज करो कि स्मॉल r दूरी पर रख दिया जाए, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2, और F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। तो कूलॉम भैया भी सोचे कि जैसे न्यूटन ने बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच बल लगता है, वैसे आवेशों के बीच भी बल लग सकता है। मतलब गेस कर रहे हैं, नहीं 100% यही होता है, गेस कर रहे हैं क्या इनका नियम अप्लाई करके देखते हैं नियम बनता है कि नहीं बनता है। तो कूलॉम भैया किए क्या? मार्केट गए, दो आवेश खरीद के लाए। एक आवेश मान रहे हैं कि Q1 लाए और दूसरा क्या लाए? Q2 लाए, और उन्हें कुछ दूरी पर रख दिए, स्मॉल r दूरी पर रख दिए। रखने के बाद किए क्या कि न्यूटन भैया किए क्या है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, कैन हम भी यही लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर न्यूटन भैया लिखे थे F प्रोपोर्शनल टू 1/r², कहे हम भी यही लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर न्यूटन भैया ने कहा कि हम अपने दोनों नियमों को क्या करेंगे? एक बनाएंगे, दोनों नियमों को जोड़कर एक नियम बनाएंगे। तो एक नियम बनाए तो बना क्या? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r²। तो कूलॉम भैया कहे हम भी अपने दोनों नियमों को संयुक्त करके एक नियम बनाएंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r²। ठीक, अब न्यूटन भैया ने किया क्या? इस प्रोपोर्शनल को हटाए। तो प्रोपोर्शनल जब हटता है तो दुनिया के कोने कोने में आप लोगों को मालूम है एक नियतांक जुड़ता है। तो यहां न्यूटन भैया नियतांक क्या जोड़े? कैपिटल G, m1 m2 r²। तो जो यहाँ नियतांक जोड़े, जो कांस्टेंट जोड़े, उसका नाम रखे कैपिटल G, और इसका नाम क्या रखे? वो क्या जोड़े? कैपिटल G जोड़े। इसका नाम क्या रखे? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मतलब है कि इस G का मान, ये जो कांस्टेंट G है, इस G का मान समय के साथ, जगह के साथ, स्थान के साथ नहीं बदल रहा था। चाहे जहां दुनिया के जिस भी कोने में वो ले जा रहे थे, इस G का मान एक ही आ रहा था। G का मान कभी बदल नहीं रहा था। इस G का मान क्या निकल रहा था? कांस्टेंट। चाहे जहां लेके जा रहे थे द्रव्यमान को, उतने ही दूरी पर रख रहे थे, तब इस G का मान क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन
अब क्या किए कूलाम भैया भी क्या किए, कहे हम भी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और एक नियतांक जोड़ेंगे। तो F बराबर इन्होंने नियतांक क्या जोड़ा, AQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान देना यहां से बल जो निकल के आया वो क्या निकला, F प्रोपोर्शनल टू F बराबर AQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो ये नियतांक A जोड़े, ध्यान देना किसी किसी बुक में यहाँ A के स्थान पे K लिखा होता है, यहाँ K ना लिखकर हम A लिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है सिर्फ कि हम K को परावैद्युतांक मानते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम A लिखते हैं। किसी किसी बुक में A लिखा होता है, इकलौते हम ही नहीं जो A लिखते हैं, किसी किसी बुक में A लिखा होता है। तो जो A जोड़े, यहाँ पर जो A जोड़े नियतांक अर्थात कांस्टेंट जो A जोड़े, इस A का मान वो देख रहे हैं कि इस A का मान जब दोनों की तुलना किए तो इस A का मान हर जगह अर्थात माध्यम के साथ बदल रहा था। अगर उन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर हम वायु में रख रहे थे तो जो बल आ रहा था अलग आ रहा था, फिर उन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर उठाकर हम जल में रख रहे थे तो वहां कुछ दूसरा मान आ रहा था। उन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर उठाकर हम पैराफिन मोम में रख रहे थे तो वहां जो A का मान आ रहा था, अर्थात वहां जो A का मान आ रहा था दूसरा आ रहा था। अर्थात कहने का मतलब कि यहां पर क्या होता था, इस G का मान तो कांस्टेंट था, हर जगह समान आ रहा था, लेकिन यहां पर जो कूलाम के नियम में एक कांस्टेंट A था, इसका मान हर जगह बदल रहा था। अर्थात वायु में कुछ और, जल में कुछ और, पैराफिन मोम में कुछ और, उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखकर हम देख रहे थे कुछ और आ रहा था। इसका मतलब कि इस A का मान किस पर निर्भर कर रहा था, माध्यम पर। अब आखिर यहाँ क्या हुई, यहाँ कूलाम भैया फंस गए, बाकी सब तो नकल कर रहे थे, थोड़ी सी अकल लगाई और नकल किए, बाकी सारी चीजें फिट हो रही थी। F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 तो F प्रोपोर्शनल टू क्या Q1 Q2 A भी चीज फिट हो रही थी, यहाँ A भी फिट हो जा रहा था, यहाँ A भी फिट हो जा रहा था। लेकिन जब यहां पहुंचे तो यहां देखे कि इस कैपिटल G अर्थात जो यहाँ न्यूटन भैया कांस्टेंट जोड़े थे G, इसका मान तो नियत था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ A का मान बदल रहा था। अब यहां फंस गए तो न्यूटन कूलाम भैया किए क्या, कहे कि इस A का मान माध्यम पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है। तो उन्होंने किया क्या कि न्यूटन भैया ने जो द्रव्यमान अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, उसी नियम को फोटोकॉपी किए और अपना एक नियम बनाए और कहे कि ये किसका नियम है, कूलाम का नियम है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम पूरा विस्तार से डिटेल में। ये तो हम लिख के आपको समझा रहे थे क्योंकि अभी हाल काल में आप 11th में पढ़ के आए होंगे। गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप पढ़े होंगे, तो हम सोचे कि इस चैप्टर अगर इसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कूलाम का नियम स्पष्ट रूप से लिखकर आपको समझाते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, कुछ और भी कंडीशंस होती है जिसको एक्सप्लेन करेंगे, यदि आपको नहीं बताए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं कूलाम का नियम, ठीक, विस्तार से। कूलाम का नियम होता क्या, कूलाम का नियम पहले लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के
उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो कूलाम का नियम लिख दिए, ध्यान समझना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हमारे पास क्या है, एक हमारा है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश हमारा क्या है Q2। सपोज करो कि इनको कुछ दूरी पर हम रख दिए हैं, मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर रख दिए हैं। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/r²। ध्यान देना यहां तक, ठीक। अब हम इन दोनों नियमों को क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक, अब थोड़ा हम और एक्सप्लेन करेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश। तो यहां पर दो बात हम और एक्सप्लेन करते हैं आपको कि दो स्थिर बिंदु आवेश, पहली चीज तो बिंदु आवेश क्या होता है, दूसरी चीज स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश क्या होता है, तो कूलाम भैया जब अपना रिसर्च कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, नियम बना रहे थे, उन्होंने देखा कि दो बड़े बड़े आकार के आवेश को पास लाकर उनके बीच बल निकाले तो बल निकालना संभव नहीं था। अर्थात दो बड़े बड़े आकार को जब एकदम पास लाकर हम बल निकाल रहे हैं तो बल नहीं निकाल पा रहे हैं, बल नहीं निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये दो चाक है, क्या है, दो हमारे पास चाक है। अगर इन दोनों चाक को हम ऐसे पास पास रखकर और यहां पर कूलाम का नियम लगा रहे हैं तो कूलाम का नियम नहीं लग पा रहा है। जबकि इन्हीं दोनों चाक को मान रहे हैं कि एक चाक को कमरे के इस कोने पर, दूसरे चाक को कमरे के इस कोने पर रख दे रहे हैं तो कूलाम का नियम लग जा रहा। इसका मतलब कि जब हम इन चाक को अर्थात कमरे के इस कोने पर और एक चाक को कमरे के उस कोने पर रख दे रहे हैं तो इन चाकों की जो आकृति है, जो साइज है, उसकी तुलना में इनके बीच की दूरी क्या हो जा रही, अधिक हो जा रही। तो अर्थात जब किसी वस्तु की आकृति जो होती है, किसी वस्तु की साइज की अपेक्षा उनके बीच दूरी अधिक हो जाए तो उन्हें हम बिंदु आवेश कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान रहे हैं कि एरोप्लेन, आप लोग जानते होंगे एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है और हम यहां से देखते हैं तो इतना छोटा सा हमें दिखाई देता है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा। जब दूरी बढ़ाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि बिंदु आवेश में हमें परिमाण से नहीं मतलब है, हमें आकार से मतलब है। आकार को ही देखकर हम बिंदु आवेश कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं कि 1 कूलाम आवेश और 100 कूलाम आवेश में हमें नहीं कह सकते कि कौन बिंदु आवेश है, नहीं कह सकते। 1 कूलाम आवेश को हम
छोटे से बॉल पर ना देकर इतने बड़े से बॉल पर, बहुत बड़े से बॉल पर 1 कूलम का आवेश दे दिए और 100 कूलम का आवेश इतनी छोटी सी गेंद पर दे दिए। तो जो छोटी सी गेंद पर 100 कूलम का आवेश दिए हैं, तो 100 कूलम आवेश को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो 100 कूलम आवेश वाला जो होगा वो क्या होगा, बिंदु आवेश होगा। तो यहां स्पष्ट हो गया कि बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश परिमाण से मतलब नहीं होता, आकार से मतलब होता है। मतलब जो आवेश होना चाहिए छोटा होना चाहिए, आवेश का आकार छोटा होगा तो उसे हम बिंदु आवेश मानेंगे। तो कूलम का नियम कहां अप्लाई होता है, केवल बिंदु आवेश के लिए अप्लाई होता है। अगर आकार बड़ा होगा आवेश का तो वहां कूलम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यहां है कि स्थिर आवेश क्या होता है, रुका हुआ आवेश। कहने का मतलब कूलम का नियम अप्लाई कहां होता है, जब इस बिंदु आवेश स्थिर होगा, रुका होगा। अगर गति करेगा तो कूलम का नियम नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये कूलम के नियम की शर्तें हैं, कूलम के नियम की शर्त क्या होती है कि आवेश हमारा बिंदु आवेश होना चाहिए, दूसरी चीज आवेश हमारा स्थिर होना चाहिए, तभी कूलम का नियम उसमें लग सकता है, नहीं तो कूलम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। डिटेल में आप लोग को समझ में आ गया कि कूलम का नियम क्या है। तो कूलम ने जो बताया था, क्या बताया था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को संयुक्त कर दिए तो क्या आया, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, एक नियतांक अभी जोड़े थे थोड़ी देर पहले, आप लोग समझ चुके हो। तो एक नियतांक यहाँ क्या जोड़े थे, A Q1 Q2 अपॉन R²। तो नियतांक जो A जोड़े थे ये किस पर निर्भर कर रहा था, माध्यम पर। यहां जो कांस्टेंट A है ये किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा था। अर्थात हम माध्यम जब बदल रहे थे तो जो कांस्टेंट A का मान है A भी बदल जा रहा था। अर्थात उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर जब y में रख रहे थे तो A का मान कुछ और आ रहा था, उन्हीं 2 आवेशों को उतने ही दूरी पर उठाकर यदि हम तेल में रख रहे थे तो कांस्टेंट A का मान कुछ और आ रहा था, उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर उठाकर पैराफिन मोम में रख रहे थे तो A का मान कुछ और आ रहा था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो जो कांस्टेंट A हमारा है ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम माध्यम बदल रहे हैं तो A का मान भी बदल रहा है। तो A का मान जब प्रयोग द्वारा निकाला गया, A का मान जब निकाला गया तो सबसे पहले A का मान निर्वात या वायु के लिए निकाला गया। किसके लिए, A का मान सबसे पहले निर्वात या वायु के लिए निकाला गया। तो निर्वात या वायु के लिए A का मान कितना होता है, ध्यान दो, निर्वात या वायु के लिए। तो जब A का मान निर्वात या वायु के लिए निकाला गया तो कितना आया, A बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आया A का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे को कैलकुलेट किया गया तो इसका मान आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आया। अब सोचोगे इसका मान कैसे इतना आ गया, कैसे कैलकुलेट कर लिया गया। तो ध्यान दो कि यहाँ 4 माने आप लोग जानते हो 4 का मान 4 ही होता है। यहाँ पाई का मान हम क्या रख सकते हैं, 3.14। यहाँ जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का जो मान होता है, एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान देना, तो एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन क्या चीज है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की
विद्युतशीलता। यहां नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता जो विद्युत को अपने अंदर रख ले, ग्रहण कर। बट ऐसा नहीं, जो विद्युतशीलता होती, विद्युतशीलता का जो कॉन्सेप्ट होता है, विद्युतशीलता क्या चीज है? तो विद्युतशीलता जो होती है, विद्युतशीलता दो आवेशों के बीच, विद्युतशीलता दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है। विद्युतशीलता क्या होती है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है, ध्यान देना। इसीलिए हम यदि दो आवेशों को वायु में रखते हैं, उतनी दूरी पर दो आवेशों को वायु में रखते हैं, तो वहां जो बल निकलता है वो अधिक होता है। जबकि उन्हीं दो आवेशों को उठाकर हम जल में, मोम में या किसी अन्य माध्यम में रख देते हैं, तो बल का मान क्या होने लगता है? घटने लगता है, बल का मान कम होने लगेगा। इसका मतलब है कि विद्युतशीलता क्या चीज है? विद्युतशीलता वह प्रॉपर्टी होती है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का क्या करती है? विरोध करती है। तो ध्यान समझना कि साइलेंट नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब यदि दोनों आवेशों को वायु में रखकर निकाला गया उतनी ही दूरी पर, तो जो दोनों आवेशों के बीच बल का मान आया वो सबसे अधिक आया, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक होता है। जबकि उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर उठाकर हम किसी अन्य माध्यम में, किसी भी माध्यम में रख रहे थे, तो बल का मान घटता जा रहा था, बल का मान घटता जा रहा था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वह सबसे ज्यादा कहां होता है? निर्वात में। बल का मान सबसे अधिक कहां होता है? निर्वात में होता है। ध्यान देना, बल का जो मान होता है सबसे ज्यादा कहां होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में बल का मान निर्वात में क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम। बल का मान अधिकतम कहां होता है? निर्वात में। बल का मान अधिकतम निर्वात में होता है। अब हम माध्यम में चर्चा कर लेते हैं। माध्यम के लिए कांस्टेंट ए का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, तो जब किसी माध्यम के लिए कांस्टेंट ए का मान निकाला गया तो वह आया, ए बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लगा रहे, जबकि यहां क्या लगाए थे हम? ध्यान दो कि ए का मान निर्वात या वायु के लिए क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इस नॉट का क्या मतलब? नॉट का मतलब होता है KNOUT, नॉट NOT वाला नॉट नहीं, KNOUT। नॉट माने जीरो, नॉट माने जीरो, जीरो माने जहां कुछ नहीं हो, शून्य। अब कुछ नहीं कहां होता? वायु में। तो वायु के लिए हम नॉट लगाते हैं। अगर F नॉट लगाएंगे, समझ जाना वायु के लिए, तो नॉट का मतलब होता है जीरो। अब कहां कुछ नहीं होता? निर्वात में कुछ नहीं होता। निर्वात या वायु, वायु को हम निर्वात से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वायु की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो वायु और निर्वात को एक समान माना जा सकता है, इसलिए वायु या निर्वात के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। अगर कहीं F नॉट लगा होगा तो समझ जाना वायु के लिए है। एप्सिलॉन नॉट है किसके लिए है? वायु के लिए। तो यहां किसी माध्यम के लिए जब निकाला गया कांस्टेंट ए का मान, तो कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन आया। अब एप्सिलॉन तो हर माध्यम के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग, तेल के लिए अलग, पैराफिन मोम के लिए अलग, तो सबके लिए अलग होगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू याद करना हमारे लिए मुश्किल काम था, तो हम लोग क्या किए? केवल एप्सिलॉन को याद कर लिए, एप्सिलॉन को याद कर लिए बस। तो एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन को हम क्या बोल सकते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, किसकी? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता।
और एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहां से अगर हम फोर्स निकालें दो आवेशों के बीच, तो हमारा जो बल निकल के आया वो क्या निकल के आया? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। किसमें आया? निर्वात में। ये फोर्स कहां निकला भैया? निर्वात में। निर्वात में, ठीक। और किसी माध्यम के लिए अगर हम फोर्स निकालें तो क्या आया? F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए जो फोर्स आया, किसके लिए? ध्यान देना, माध्यम के लिए। किसी माध्यम में जब निकाले तो इतना आया। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम अभी बोले थे कि एप्सिलॉन, हर माध्यम में एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है, इतनी बड़ी वैल्यू याद करना मुश्किल होता है, इसलिए हम एप्सिलॉन को याद कर लेते हैं। एप्सिलॉन होता क्या है? निर्वात की विद्युत अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ एप्सिलॉन की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसको भी याद करना मुश्किल होता है। तो हम लोग एक नई चीज डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? एक नई चीज डिसाइड करते हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं? ध्यान देना, हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहां लिख दे रहे हैं, आपको दिखेगा ना। हम लोग डिसाइड करते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष विद्युतशीलता। इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। और होता है परावैद्युतांक। ये आसान वर्ड है ना, बुक वगैरह में आपकी जो बुक में लिखा होगा वो यही लिखा होगा। बुक में क्या लिखा रहता है? के, परावैद्युतांक। तो यहां पर इसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं। और परावैद्युतांक या एप्सिलॉन आर सापेक्ष विद्युतशीलता बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन आर बराबर के भी लिख सकते हैं। और के बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम निकालना चाहते हैं, अगर निकालें तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, या निकालना चाहे तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो कहने का मतलब कि के मतलब परावैद्युतांक। परावैद्युतांक है क्या? वास्तव में अगर हम सोचे, दिमाग लगाएं, तो परावैद्युतांक क्या होता है? जबकि हम समझ चुके कि एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक होता है, के होता है, या सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन आर होता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो परावैद्युतांक क्या चीज है? परावैद्युतांक होता क्या है? तो परावैद्युतांक वह प्रॉपर्टी है जो हमें यह बताती है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात या वायु की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है? 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी। तो परावैद्युतांक क्या बताता है? परावैद्युतांक हमें यह बताता है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात या वायु की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि यदि हम किसी भी आवेश को उतनी ही दूरी पर उठाकर यदि किसी माध्यम में रखते हैं तो बल का मान क्या होता है? कम होता जाता है, घटता जाता है। तो यहां पर अगर आप देखो, यहां पर एप्सिलॉन कहां पर है? बटे में। अगर यहां पर बल का मान कम करना होगा तो एप्सिलॉन का मान बढ़ाना होगा। अगर एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तभी बल घटेगा। तो एप्सिलॉन का मान
बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, वही चीज हमें कौन बताता है, परावैद्युतांक बताता है। परावैद्युतांक हमें यह बताता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है, के गुनी। निर्वात की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है, के गुनी। 2 आएगा 2 गुनी, 8 आएगा 8 गुनी, 10 आएगा 10 गुनी। तो ये चीज कंफर्म हो गया कि यहां हम एक नई चीज डिसाइड क्यों किए थे, जो परावैद्युतांक के को डिसाइड किए थे, माने थे, इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि परावैद्युतांक हमें क्या बताता है, आपको कंफर्म हो गया कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है, यही हमें बताता है परावैद्युतांक। कंफर्म हो गया ना। अब यहां से अगर आप दिमाग लगाओ, सोचो, तो इसकी ना तो बीमा होगी ना तो मात्रा होगा, क्योंकि इससे कट जाएगा आप जब हल करोगे तो हम लिख सकते हैं ना तो इसकी बीमा होती है, ना ही इसका मात्रक नहीं होता। डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका मात्रक नहीं होता है, और ना बीमा होती है, और ना बीमा होती है। ठीक, तो यहां तक आपको कंफर्म हो गया कि इसका ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होती है। अब यहां पर देखो, अगर हम परावैद्युतांक के का मान निकालें, परावैद्युतांक के का जो मान होता है, ध्यान देना, परावैद्युतांक के का जो मान होता है हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात एक परावैद्युतांक के का जो मान होता है 1 और अनंत के बीच में होता है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। मतलब सबसे कम 1, सबसे ज्यादा अनंत। तो परावैद्युतांक का जो मान होता है 1 और अनंत के बीच में होता है, तो सबसे कम कहां होता है, परावैद्युतांक का मान सबसे न्यूनतम कहां होता है। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन के स्थान पे जो एप्सिलॉन लिखे, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। जब कटेगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो वहां के का मान कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि वायु के लिए या निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए के का मान सबसे न्यूनतम होता है। कितना होता है, 1 होता है। के का मान सबसे न्यूनतम होता है, कितना होता है, 1 होता है। और धातु के लिए, किसके लिए, के का मान सबसे अधिकतम होता है, कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ध्यान देना। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि परावैद्युतांक क्या चीज है, इसका मात्रक भी कुछ नहीं होता, ना तो इसकी कोई बीमा होती है। इसका मान कितना होता है, न्यूनतम 1 होता है, अधिकतम कितना होता है, अनंत, अर्थात 1 और अनंत के बीच में होता है। और भी होता है, जैसे जल के लिए फिर हाल इतनी आपको जरूरत नहीं याद करने के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप बाउंड्री लेवल अर्थात बाउंड्री कंडीशन याद रखो, कितना होता है, 1 और अनंत के बीच में होता है, बस इसी की जरूरत है। आप इसी को याद रखो कि सबसे कम 1 से कम नहीं हो सकता, और कहां तक होता है, अनंत तक होता है। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन आया था बोर्ड परीक्षा में, पूछा गया था। चलो उस क्वेश्चन को भी हम आप लोग को बता देते हैं, ताकि और चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फिलहाल आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो हम मिटाकर आपको क्वेश्चन बताएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो चलो आप लोग को जो बोर्ड में सवाल, एक क्वेश्चन इस पर आया था परावैद्युतांक पर, उसको समझा देते हैं। तो पर पूछा क्या गया था बोर्ड में कि निम्न में से के का कौन सा मान समूह, ऐसा क्वेश्चन आया था। निम्न में से के का कौन सा मान समूह, ऑप्शनली क्वेश्चन था। या ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई धातु दे देगा, जैसे यक्ष धातु है या कोई भी धातु, इसमें के का कौन सा मान संभव है। इतनी धातुएं होती हैं, आप कैसे याद रख सकते हो कि परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो इसके लिए हम करते क्या, वही बाउंड्री कंडीशन याद रखते हैं, जिससे आपको समझाते भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो निम्न में से के का
कौन सा मान संभव है, निम्न में से k का कौन सा मान संभव है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए हमारा है -3, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 2/3, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 0, ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना है 3/2। आप लोग वीडियो को पोस्ट कर लो और सोचो, दिमाग लगाओ और आंसर दे लो। तो वीडियो को प्ले करो, सोचो कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो ध्यान दो। अब देखो कि हम अभी आपको पता है कि परावैक्तांक जो k का मान होता है वो 1 से अनंत के बीच में होता है। मतलब सबसे कम कहां होता है? सबसे कम किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है। और उसके बाद धातु के लिए सबसे अधिक होता है, कितना होता है? अनंत होता है। अब अगर देखो तो 1 से कम तो हो नहीं सकता, तो यहां पर k का अगर मान निकालेंगे तो -3 है, 1 से कम है, ये तो हो नहीं सकता। ए 0 है, 1 से कम है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखो 2/3, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे 2/3 तो क्या आएगा? 0.66 करके कुछ आएगा। तो 1 से तो कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब इसको हम कैलकुलेट करें 3/2 तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। और 1.5 मतलब 1 से ज्यादा, इसका मतलब एक k का मान संभव है। आप लोग सोच रहे होंगे 2 कौड़ी के सवाल सर जी दिए, ठीक, बट इसलिए इसको आप लोग को दिए क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परावैक्तांक k का मान कितना होगा। तो आज के लिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।